परीक्षा 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 आ गई है फिर से इस साल परीक्षा। नमस्कार दर्शकों, मैं देवेंद्र दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम फैमिली काउंसलिंग में। और आज हम चर्चा करेंगे परीक्षा को बेहतर बनाने के तरीके पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी प्रतियोगी परीक्षाओं का समय आ चुका है, तो हम उसी सिलसिले में बात करेंगे कि परीक्षाओं को कैसे दिया जाए, तैयारी कैसे की जाए, क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। इसी सिलसिले पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो पर मौजूद हैं डॉक्टर योगिता हुड्डा जी। योगिता जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। योगिता जी, हम चर्चा चालू करते हैं। जैसे कि सभी स्टूडेंट्स को एक ये रहता है कि कौन सा समय, किस समय पढ़ाई करना बहुत सही होता है, कौन सा समय ज़्यादा अच्छा होता है पढ़ाई के लिए। एक दिन में हम बात करें 24 घंटे में जी हर किसी का एक अपना शेड्यूल होता है ना। जैसे हम सबकी अपनी बॉडी क्लॉक होती है जिसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करते हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक होगी और उसके हिसाब से हम सबको पढ़ना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको रात में ही पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को दिन में ही पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह सुबह अच्छा लगता है पढ़ना। तो जिसको जो चीज़ समझ में आए, जिसको ज़रा रिटेंशन जिस टाइम में हो वो टाइम उसको चूज़ करना चाहिए। अक्सर चीज़ें कैसे चलती हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत पुश करते हैं कि सुबह उठ के पढ़ो, जल्दी उठो और जल्दी उठ के पढ़ाई करो। और जनरली साइंस स्टूडेंट्स से क्या होता है, वो सुबह उनका दिमाग बंद हो जाता है ना, उनका दिमाग सिर्फ रात में ही काम करता है। तो मुझे लगता है कि जिसका जब जो चीज़ सूटेबल लगे उसको, उसके हिसाब से उनको पढ़ना चाहिए। जैसे हम सुनते आए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना बहुत अच्छा होता है, लेकिन आजकल बच्चे, जैसा आप बता रही हैं कि साइंस स्टूडेंट रात में पढ़ना पसंद करते हैं, तो आजकल स्टूडेंट रात में ही ज़्यादा पढ़ते हैं। इस परीक्षा के दौर में अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें? अगर वो रात में जग रहे हैं तो जैसे बहुत सारी चीज़ें, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो उसको वो स्वस्थ, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखेंगे वो लोग? स्वस्थ रखने का तरीका होता है कि हम सबको ना एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब हम योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, हम लोग जिम जा सकते हैं, हम लोग घर में कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हम सबको वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट करने के बहुत सारे टाइम होते हैं, सुबह सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो जो जिसको सूटेबल लगे उसको वैसा करना चाहिए। जैसे अभी की अगर हम बात करें, पोस्ट कोविड बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। और लाइफस्टाइल चेंज होने से क्या हुआ कि अब लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, ज़्यादा हेल्दी खाने लगे हैं। और ज़्यादा ग्लूटोन वाला खाना जब हम लोग खाते हैं तो उसमें चीज़ें एकदम से हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है और बहुत जल्दी वो एनर्जी ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम लोग फल्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो वो एनर्जी बहुत देर तक रिटेन रहती है हम लोगों की। इससे हम ज़्यादा फैट का रिटेंशन भी नहीं होता, हम हेल्दी भी रहते हैं और एक्टिव भी रहते हैं। तो इसलिए हेल्दी खाना खाएं और अच्छा अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें आप एक्सरसाइज के साथ। जी योगिता जी, एक और चीज़ें जो अमूमन देखने को मिलती है, परीक्षा का नाम सुनते ही मानसिक रूप से एक तनाव महसूस करता है हर एक विद्यार्थी। तो उससे कैसे बचा जाए? मानसिक तनाव, मुझे लगता है मेडिटेशन बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। आप मेडिटेशन करेंगे तो उससे आप बहुत सारे स्ट्रेस से रिलीफ ले सकते हैं। और मेडिटेशन से क्या होता है, आपका फोकस बढ़ता है। और इसके अलावा जैसे हम लोग प्राणायाम की बात करें, है ना, ब्राह्मी की बात करें, तो ये सारी चीज़ें, कुछ कुछ योग हैं जो आपकी कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ाते हैं, स्ट्रेस को दूर करते हैं आपका। और हमें शुगर का इंटेक कम करना चाहिए। शुगर इंटेक जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा आपकी जो फोकस है, आपकी रिटेंशन कैपेसिटी है, कंसंट्रेशन है, उसको वो ज़्यादा परेशान करता है। इसके अलावा आप नेचुरल शुगर ले सकते हैं। जैसे केले में बहुत शुगर होता है, केला मीठा होता है ना, वो हम खा सकते हैं। वाइट शुगर खाने की बजाय गुड़ खा सकते हैं। इसके अलावा पानी है, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए। सी इट इज़ ऑल अबाउट लाइक गोइंग बैक टू द बेसिक्स, है ना। वापस हमें प्रकृति की ओर जाना है। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे या फिर और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, जैसा उनका लाइफस्टाइल था, उस लाइफस्टाइल को अपनाने की ज़रूरत है फिर से। जी योगिता जी, अभी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर चल रहा है, अभी उनका समय है, तो इस समय में मतलब हम देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कैसे की जाए, मतलब कैसे अपने समय को बांटा जाए या कितने घंटे पढ़ाई की जाए इसके लिए? ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मतलब अक्सर बच्चे पूछते हैं कितने घंटे पढूं। तो हर बच्चे के साथ कैसा होता है कि किसी को, जैसे एग्जाम्पल, हम दोनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हो सकता है आपको कोई एक यूनिट फिनिश करने में 2 घंटे लगें और उसी को मुझे फिनिश करने में 8 घंटे लगें।
तो हम सबको क्या करना चाहिए, अपने अपने अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ना चाहिए। अगर मैंने वो 8 घंटे पढ़ के उस चीज़ को फिनिश करके रिटेन कर लिया तो वो 8 घंटे मेरे लिए वो रामबाण जैसा है वो। अगर मैं आपके जैसा 2 घंटा उसको करना चाहूँ तो वो मुझे याद नहीं होगा और एग्जाम में उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे, और रिकॉल नहीं कर पाओगे तो वो पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो इट इज़ ऑल अबाउट रिकॉलिंग कि कितना जल्दी आप उसको दोबारा से आप उस याददाश्त को ताज़ा करके उस प्रश्न का आंसर लिख पाते हैं। तो हमें लगता है कि जैसे जितने भी व्यक्ति हैं हम सबको अपने हिसाब से करना चाहिए। बाकी आइडियली 6 से 7 घंटे होते हैं जो हर किसी व्यक्ति को पढ़ना ही चाहिए। 6 to 7 आवर्स हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। उसमें हम छोटे छोटे ऐसे ब्रेक्स ले सकते हैं, हर 30-45 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लें। और जब भी हम लोग ब्रेक कर लें तो उसमें हम टीवी ना देखें, मोबाइल ना देखें, हम लोग बिंज वॉचिंग करना शुरू कर देते हैं, है ना, या फिर वो विंडो शॉपिंग करते हैं। वो सब करने की बजाय थोड़ा सा छोटी सी वॉक करके वापस आके फिर पढ़ना शुरू कर दें। मतलब ब्रेक 5 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए। योगिता जी, आपने जो बात कही कि रिकॉल करने वाली बात, तो अमूमन देखा जाता है कि विद्यार्थी परीक्षा हॉल में जा करके चीज़ों को भूल जाते हैं। वो पढ़े हुए होते हैं पर वहाँ जा करके भूल जाते हैं, तो उससे कैसे बचा जाए, क्या तैयारी की जाए उससे बचने के लिए? रिपीटेशन इज़ द की। रिपीट कीजिए, जितना ज़्यादा रिपीट कर सकते हैं। रिपीटेशन और रिवीजन। मतलब अगर हम थोड़ी देर के लिए हम बच्चों को बोलते हैं कि अब कभी भी ऐसा नहीं कि आज मैंने पढ़ लिया और बैठ के याद किया ABCDEFGH, ऐसे याद करने की बजाय उसको हम लोग जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा हमें। वो जितना ज़्यादा याद रहेगा उतना जल्दी हम रिकॉल कर पाएंगे। योगिता जी, अभी जैसे मेंस का समय आ गया है तो अभी बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें इनको पढ़नी होती है विद्यार्थियों को, तो उस समय को कैसे व्यवस्थित करें, किस तरीके से उसको बांटा जाए? अलग अलग खंडों में अगर बांटना चाहें तो कैसे बांटा जाए उसको? हाँ, इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने कुछ जैसे स्ट्रेंथ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, साइंस मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैथ्स आता है या हिस्ट्री आती है, जो हमें बहुत अच्छे से आता है उसको हम लोग कम समय दें। जो हमें बहुत अच्छे से नहीं आता, कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं हम सब की, जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं आती, इंग्लिश भाषा नहीं आती, या फिर मैथ्स में बहुत डर लगता है, साइंस में मार्क्स नहीं आते, या फिर हम ये कहें कि फ़िलोसफी समझ नहीं आ रही, तो उन सब सब्जेक्ट को हम ज़्यादा टाइम दें। ज़्यादा समय देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से हम उसको कर पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस पूरा का पूरा इस बात पे टिका होता है कि हमारी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, हमने कंटेंट क्या लिखा है, उसको किस तरीके से लिखा है, स्पेलिंग एरर्स कम किए हैं, वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखा है, तो और डायग्राम्स बनाए हैं, वो जो स्पेस है उसका अच्छे से यूज़ किया है। तो इन सब चीज़ों से बहुत सारे मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं। मैं उसी टॉपिक पे आना चाहता था कि लिखने का तरीका तो आपने बता दिया, इसकी तैयारी वो कैसे करें? मेंस पहली बार अगर कोई विद्यार्थी दिला रहा है तो उसकी तैयारी और किस तरीके से कर सकता है? लिखने की क्या प्रैक्टिस करे, कैसे करे? टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के उनसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद हमें चाहिए कि किसी वरिष्ठ व्यक्ति से चेक करवाएं उसको, है ना। वो कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट भी हो सकते हैं, कोई टीचर ज़्यादा अच्छे रहेंगे वो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट एक बार पास होने के बाद, ऑफिसर बनने के बाद उनके पास समय नहीं रहता चीज़ों को उतना अपडेट करने का। टीचर्स हैं या फिर आपके ही बड़े बहन भाई हैं, है ना, घर में पिताजी हैं जो मे भी शायद उस फील्ड से बिलोंग करते हों, तो वो अगर पेपर जब चेक करेंगे तो वो आपको बता पाएंगे कि आपकी कमियां कहाँ कहाँ रही हैं, और जितनी वो आपकी कमियां बताएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा परीक्षा हॉल में। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि विद्यार्थियों को मोबाइल का इस्तेमाल कम करना चाहिए, तो अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं या बहुत चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो इस दौर पे कैसे मोबाइल से बचा जाए? ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, है ना। मोबाइल से बचने की जब हम लोग बात करते हैं तो मोबाइल में चीज़ें कैसे होती हैं कि हम सिर्फ उतना ही देखें जितने की ज़रूरत है। स्क्रीन टाइम को हमें लिमिट करना चाहिए। जैसे हम लोग बोर हो गए हैं तो चलो यूट्यूब देख लेते हैं, चलो कुछ और मे बी फेसबुक में कुछ कर लेते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर देते हैं, फॉरवर्डेड मैसेज चेक करना शुरू कर देते हैं। वो सब करने की बजाय सिर्फ अपनी परीक्षा से रिलेटेड, अपने सिलेबस से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि हमने कम समय में बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया जिसकी ज़रूरत थी। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सिलेबस के साथ स्टिक रहें। जो सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, जो CGPSC की रिक्वायरमेंट है, अगर हम उसके हिसाब से ही काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक और सवाल मेरे मन में आता है हमेशा कि परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज़रूरी है क्या कोचिंग जाना या कोचिंग करना? इसको अगर मेरी परिभाषा में बात करेंगे तो हम 80-20 की रेशो में बात कर सकते हैं।
है ना। 80% बच्चे की अपनी मेहनत है, 20% कोचिंग का साथ है। कोचिंग क्या काम करता है, कैंपस के जैसा है। जैसे शिप चली गई और समुद्र के अंदर शिप है, और उस जहाज़ को अगर दिशा दिखानी है तो कौन दिखाएगा, वो छोटा सा कैंपस दिखाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जैसे देखेंगे हम उसको। तो वो जो आपके टीचर या कोचिंग क्या करता है, वो आपको सिर्फ दिशा निर्देश करता है कि आपको कहाँ टर्न करना है, लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, नॉर्थ ईस्ट में जाना है, साउथ वेस्ट में जाना है। तो अगर आप समुद्र में, गहरे समुद्र में हैं, आपकी नाव या फिर आपकी शिप, आपका जहाज़, और आपको ये नहीं पता कि आपको किस तरफ जाना है, तो उन सब चीज़ों में कैसे होगा कि आप भटक जाएंगे, आप घूमते रहेंगे समुद्र में, पता ही नहीं चलेगा कहाँ जाना है। तो वो जो 20% है वो टीचर का काम है, वो कोचिंग का काम है कि वो आपको बताएंगे कि किस दिशा में जाना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना मोस्टली हम सबको पता होता है, क्या नहीं पढ़ना हमें नहीं पता होता। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद फिर मिलते हैं। कहाँ चले? वही है सब। हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे 4 क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ। चलो। भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए हैं? दहेज दिए हैं, मतलब भाव दिए हैं। खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो। पुनः स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहता था कि जो छोटे गांव या छोटे शहर होते हैं, वहाँ के विद्यार्थियों के पास विकल्प कम होता है कोचिंग या ऐसे किसी से गाइडेंस लेने का, तो उनके लिए क्या आप सुझाव देंगी, कैसे वो तैयारी करें? मुझे लगता है कोविड एक ब्लेसिंग भी था बून के साथ साथ, है ना। ब्लेसिंग का मतलब क्या है कि थोड़ी बहुत उसने अच्छी चीज़ें लेके आई है, बहुत सारी ख़राब चीज़ों के साथ। अच्छी चीज़ें कैसी हैं कि अब ऑलमोस्ट लाइक 100% जितनी भी वैकेंसी, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, टीचर्स हैं, ये सब लोग अब ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। स्टूडियो रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं, लाइव वीडियोस मिलती हैं, और वो बहुत एकदम मिनिमल से प्राइस के ऊपर, वो वैसा प्राइस है जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो मुझे लगता है कि उसका हमें उन सब अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। और बाकी पढ़ने के लिए मतलब रिसोर्सेज इतने सारे हैं। इंटरनेट की जब हम एज की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी ने चीज़ें इतनी ओपन कर दी हैं, आप जो जिस वक्त जिस शहर से जहाँ से मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। हम यहाँ रायपुर में बैठ के हार्वर्ड से कोई भी डिग्री ले सकते हैं, तो चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं। एक और सवाल मेरे मन में हमेशा आता है कि जो विद्यार्थी जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चालू करते हैं तो वो लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो लक्ष्य निर्धारण के लिए क्या करें वो लोग? हम ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि एक परीक्षा की तैयारी करते करते वो बहुत सारे फॉर्म फिल करते हैं। बहुत सारे फॉर्म फिल करके वो जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए था, जिस परीक्षा के लिए उन लोगों ने तैयारी शुरू की थी, वो चीज़ भटक के वो बहुत सारे एग्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। और हर एग्ज़ाम की अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति होती है। जब हम उस रणनीति को छोड़ देते हैं तो फिर असफलता हाथ आती है। तो इसीलिए फिर बाद में बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम पास नहीं हो रहे, 2 साल से पढ़ रहे हैं, 4 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। या फिर 8 बार इंटरव्यू दिया, 4 बार मेंस लिखा, या फिर मे बी जितनी भी चीज़ें अगर, या फिर प्री मेरा क्वालिफाई नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें इसलिए हम किसी भी स्टेज पे आकर रुक जाते हैं कि हम उसकी नब्ज़ को नहीं पहचान पा रहे हैं कि उसको चाहिए क्या, उस परीक्षा को क्या चाहिए और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। जब हम परीक्षा की स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। कुछ बच्चे हैं कि वो सिर्फ 3-4 घंटे ही पढ़ते हैं और आराम से पास कर लेते हैं, है ना। पेरेंट्स या फिर उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि इतनी जल्दी कैसे पास हो गया, ये तो पढ़ता ही नहीं था, है ना, मतलब ये स्टूडेंट कभी नहीं पढ़ता था, स्टिल ये पास हो गया। तो वो वैसा नहीं है कि उसके 4 घंटे मत देखिए, उस 4 घंटे की आप फोकस देखिए, कितना हाईली फोकस होकर उसने पढ़ाई की है। आप ये देखिए कि उसने सिर्फ उतना ही पढ़ा है जितनी ज़रूरत थी, जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसमें उसने अपना समय नहीं गंवाया। तो वही एक चीज़ को हम लेके चलें, एक चीज़ को ले, और डरे नहीं चीज़ों को लेके। अक्सर हम डर जाते हैं फेल हो गए तो क्या, इसलिए हम विकल्प ढूंढना शुरू करते हैं। अगर आप एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो विकल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप फेल ही नहीं होंगे तो विकल्प क्यों चाहिएगा?
जी, जैसा कि आपने कहा कि एक विद्यार्थी बहुत सारे अलग अलग फॉर्म फिल करता है और बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम देता है, तो उस पे मैं चाहता हूँ कि ऐसा मतलब क्या विद्यार्थी करे, कैसे सिलेक्शन करे अपनी चीज़ों का कि मेरे को इस पोस्ट के लिए ही जाना है। जैसे अगर CGPSC की बात करें तो अलग अलग पोस्ट उसमें निकले होते हैं, तो उसका चयन वो कैसे करें? इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है ना। कुछ लोगों को लगता है कि वो शायद पुलिस की नौकरी का प्रेशर नहीं झेल पाएंगे, कुछ लोगों को लगता है कि उनको 9 to 5 जॉब ही चाहिए, कुछ लोगों को लगता है कि उनको डेस्क जॉब चाहिए, कुछ को लगता है बहुत डायनामिक नौकरी चाहिए कि हर दिन कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया करने को मिले, नए चैलेंजेस होने चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है, उसको क्या चीज़ सूट करेगी, और उसके हिसाब से हम फिर एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करें। आपको टेस्ट जॉब अच्छी लगती है तो कुछ इस तरह का आप परीक्षा देखिए जो आपको 9 to 5 की नौकरी रहे उसमें। अगर आपको बहुत डायनेमिक चीज़ें चाहिए तो आप DC, DSP इस तरह की नौकरी के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। सो इसमें ऐसा मतलब नहीं होता कि हमने जो चूज़ किया वो हमें मिल ही जाए, है ना। कभी कभी चीज़ें होती हैं, हमने बहुत मेहनत की फिर भी हमें नहीं मिला, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के स्लॉट बनाते हैं। जैसे CGPSC है, CGPSC जितने भी एग्ज़ाम लेती है उसका अपना पैटर्न है, व्यापम का अपना पैटर्न है, UPSC का अपना पैटर्न और SSC या बैंकिंग का अपना पैटर्न है। तो हम एक तरह की चीज़ों को पकड़ें, CGPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो CGPSC के ही एग्ज़ाम दें, और फिर उसमें हम व्यापम को बीच में ना लेके आएँ, या फिर UPSC या फिर SSC को बीच में ना लेके आएँ। तो इसलिए जो एग्ज़ाम की जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे अगर हम पढ़ाई करेंगे तो बहुत जल्दी सफलता हमें प्राप्त हो सकती है। योगिता जी, एक सवाल मेरे मन में आता है कि जो विद्यार्थी बहुत बार प्रयास कर रहा है और बार बार उसे सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए वो कैसे तैयारी करे, या वो क्या चेंजेस अपने अंदर लाए जो उसको सफलता मिल सके? इसके लिए ना एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि आप जो आज तक करते आए हैं तो वही होगा जो आज तक होता आया है ना। तो आपको जो आज तक नहीं करते आए हैं वो करने की ज़रूरत है। पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए, सिलेबस देखिए, और आप ये देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से चूक हो जाती है। हो सकता है रिवीजन में कमी हो सकता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कमी हो। कभी कभी क्या होता है, हम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे के आते हैं और हॉल से निकल के हमें लगता है ओ ये तो गलत कर दिया, है ना। मतलब वो हमें लगता है कि ये कैसे गलत हो गया मुझसे, ये तो बहुत सिली मिस्टेक थी, ऐसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी मुझसे। तो वो सब चीज़ें क्यों आती हैं, वो इसलिए आती हैं क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, उसका अभ्यास नहीं किया। तो MCQ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो वो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आप PSC की तैयारी करें तो PSC टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। आप SSC टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वो नहीं काम आएगा आपके, है ना। ऐसे ही अगर आप जब मेंस एग्ज़ाम देने जाएं तो रिटन प्रैक्टिस करके जाइए। जितना ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, जितना ज़्यादा अच्छा आप लिखेंगे, जितना प्रभावशाली लिखेंगे, त्रुटि रहित लिखेंगे, उतना अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर पाएंगे। सेम इंटरव्यू में चलता है, इंटरव्यू में हम लोग ये मान के चलते हैं कि ठीक है तो हो ही जाएगा, हम कर लेंगे, है ना। कभी कभी कैजुअल हो जाते हैं हम, कभी कभी ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं चीज़ों को लेके, कभी एंग्जाइटी काम करती है हमारे ऊपर कि हम उस एंग्जाइटी को कभी सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो जिस भी तरह की परेशानी है उसके हिसाब से अगर हम उसका कुछ रेमेडी निकालेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि अपने मेंटर्स की सहायता हमें लेनी चाहिए। मेंटर मतलब आपके टीचर्स हैं, आपके घर में बड़े हैं, बहन भाई हैं, या फिर पेरेंट्स हैं। जब हम इनकी सहायता लेंगे तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि हमारे अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। जी योगिता जी, एक और सवाल है मेरे मन में कि परीक्षा की तैयारी के समय जब पढ़ाई करते हैं तो उस समय अमूमन विद्यार्थियों का मन शांत नहीं होता। वो पढ़ते तो हैं 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन वो मन शांत नहीं होने की वजह से शायद वो उसको पा नहीं पाते हैं जो वो पढ़ रहे हैं। उसके लिए क्या सुझाव आप देंगे? मुझे लगता है पढ़ने का मन नहीं तो मत पढ़ो, है ना। मतलब ये ऐसा कैसे करता है, होता है कि किताब खोल के बैठे रहे हम लोग, सिर्फ घड़ी देख के काम कर रहे हैं कि 4 घंटे तो बैठना ही है मुझे। तो 4 घंटे नहीं बैठना आपको, आप टॉपिक लेके चलिए कि मुझे 2 टॉपिक फिनिश करने हैं। आपको लगता है कि अभी इस वक्त आपका मूड नहीं है, आप स्टेबलाइज नहीं है, तो 10 मिनट उठिए और वॉक करके आ जाइए। चीज़ें कैसे काम करती हैं, जब हम लोग ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में जब किसी से बात करना शुरू करते हैं, या फिर हम कोई बिंज वॉचिंग करना शुरू करते हैं, टीवी देखना शुरू कर दिया, या फिर ऐसे ही विंडो शॉपिंग करना शुरू किया, या फिर कहीं बाहर चले गए कुछ गेम खेलना शुरू किया, तो इसमें वो कब घंटे चले जाते हैं हमें पता नहीं चलता। वो सब करने की बजाय अगर हम सिर्फ वॉक करके आएँ, या फिर हम किसी शांत जगह चले जाएँ, किसी ऐसी जगह जाएं जहां हमें कोई और मतलब बात करने का कुछ मौका ना मिले, समय व्यर्थ करने का मौका ना मिले,
तो हम बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे और वापस आएंगे फिर पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। तो उसमें क्या रहेगा, फिर एक टाइम के बाद धीरे धीरे वो हैबिट बन जाएगी, आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो आप बहुत देर तक बैठ के पढ़ पाएंगे। तो आइडली यही है कि जब भी आपको लगे कि इच्छा नहीं आज पढ़ने की तो कुछ और कर लीजिए, है ना। मैथ्स पढ़ने की इच्छा नहीं तो साइंस पढ़ लीजिए, साइंस पढ़ने की इच्छा नहीं तो कुछ ऐसा पढ़ लीजिए जो आपको पहले से आता है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। कुछ इस तरह के अगर हम मिक्स एंड मैच करके चलेंगे चीज़ों को तो हमारा समय भी सही तरीके से हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे और हम सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। जी योगिता जी, आजकल के दौर में जैसे ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं? ऑनलाइन पढ़ाई के फ़ायदे हैं कि जैसे बड़ी उम्र की महिलाएं हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो वो बाहर नहीं जा सकते, अपना काम नहीं छोड़ सकते, लंबी छुट्टियां नहीं मिलती हैं उनको। तो उन लोगों के साथ चीज़ें कैसे हैं कि वो घर में बैठ के या वीकेंड्स में पढ़ाई कर सकते हैं। वो डिग्रीज़ या फिर जो भी उनकी चीज़ें अपडेट करना है अपने आप को समय के साथ, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई थी नहीं कर पाए थे, जैसे मुझे एग्जाम्पल के पीजी करनी थी तो मैं नहीं कर पाया, तो अभी हम कर लेते हैं उसको, है ना। ये ऑनलाइन के फ़ायदे हैं। नुकसान इसमें कैसे है कि हम करते करते बह जाते हैं चीज़ों के साथ। इंटरनेट में कब टाइम चला गया हमारा हमें पता नहीं चलता। आधे घंटे के लिए बैठे थे, कब वो 1 घंटे में चला गया वो चीज़ पता नहीं चलती। तो वो सेल्फ कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा की तैयारी के लिए किताबों का चयन कैसे किया जाए? किताबें हमेशा स्टैंडर्ड ही लेनी चाहिए हम लोगों को। स्टैंडर्ड मतलब जो ऑथेंटिक किताबें हैं, जो सिलेबस के हिसाब से हैं और जो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, सिर्फ उन्हीं किताबें, वही किताबें हमें पढ़नी चाहिए। रैंडमली कुछ भी जो भी पॉपुलर है वैसा लेने की बजाय हमें थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उनका चयन करना चाहिए। जैसा कि अभी पढ़ाई का स्तर देखा जाए तो या कोचिंग या ऐसे कुछ चीज़ों का, तो चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो इस दौर पे निम्न वर्गीय परिवार या जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो कैसे पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें या कैसे वो पढ़ सकेंगे? इसके लिए मुझे लगता है किताबों में इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। जितना, अगर मान लो आपने 1000 रुपये की किताब ले ली, वो आपको सारी उम्र हेल्प करेगी। मतलब वो 1000 रुपीज़ जो आपने लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, उसको हम लोग एक्सपेंस नहीं मानते, उसको हम खर्चा नहीं मानते, उसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं। आपने 1000 रुपये की किताब ली है तो आपको अगले 10 साल तक आपको सहायता देगी वो, या फिर आपको कैरियर बनाने में सहायता देगी वो। तो इसलिए जब आप किताबें खरीदते हैं उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बाकी और सब चीज़ों में हम लोग कटौती कर सकते हैं, और अच्छी किताबों से पढ़ेंगे तो हम सेल्फ स्टडी से भी पढ़ाई कर सकते हैं, हम बिल्कुल पास हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें मतलब कहीं जाके जब हम बहुत बल्क अमाउंट लगाएंगे उसके बाद ही पास होंगे, वैसा नहीं है। अच्छी किताबों के साथ, अच्छे मेंटर्स के साथ हम बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। योगिता जी, जैसे परीक्षा अब नज़दीक आ गया है, तो जब परीक्षा बहुत नज़दीक है तो ऐसे में विद्यार्थियों को आप क्या सलाह देंगे, कैसे वो तैयारी करें और क्या करना चाहिए नज़दीक परीक्षा आने पर और क्या नहीं करना चाहिए? नींद भरपूर लें, है ना। मतलब इसका ये नहीं है कि हम 24 घंटे में से 18 घंटे सोएं। इसका मतलब इतने जो आपकी रिक्वायरमेंट है, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, उतना नींद लें। नींद लेने के बाद छोटे छोटे गैप्स में पढ़ाई करें। हर 30 मिनट्स का स्लॉट हो, 45 मिनट्स का स्लॉट हो, ब्रेक लेके पढ़ाई करें और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें। और थोड़ा बहुत हमें अपना फिज़िकल एक्टिविटी भी करते रहना चाहिए। जितना हम फिज़िकली एक्टिव रहेंगे उतना हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स फटाफट काम करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी रिटेंशन कैपेसिटी, रिकॉल कैपेसिटी बढ़ेगी। और बाकी परीक्षा के जो भी तरीका है, जैसे अभी मेंस नज़दीक है ना, मेंस होने वाला है, तो मेंस के हिसाब से आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि परीक्षा हॉल में आपका हाथ दर्द ना करे और आपको ये ना लगे कि अब मैं लिखूं कैसे, लिखने की इच्छा नहीं हो रही मेरी, वैसा फील ना हो आपको। योगिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो पर आए और इस चर्चा में शामिल हुए और बहुत अच्छी चीज़ें आपने हमको और हमारे विद्यार्थियों को बताया। और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी आशा करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जानने को मिली होगी और आप इस चर्चा में जो भी हमने चर्चा की उसे आप अपने दैनिक जीवन पर शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।